हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की NCERT हिंदी की पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 2 स्मृति। ठीक है, इस पाठ के जो लेखक हैं वो श्री राम शर्मा जी हैं। इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भाग 1 पिछले वीडियो में कर लिया था। आज आगे का इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे एक्सप्लेनेशन भाग 2 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2 स्मृति। तो अब तक हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी थी, इसमें लेखक ने क्या बताया था कि वो अपने छोटे भाई के साथ जा रहे थे मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए। रास्ते में एक सूखा कुआं था जिसमें एक सांप रहता था, और उस सांप को पत्थर कंकड़ मारने के लिए वो झुके और वो चिट्ठियाँ उसमें गिर गईं। फिर वो दोनों भाई बहुत दुखी हो गए कि क्या करे क्या ना करे, और आखिर में लेखक ने ये निश्चय किया कि वो उस कुएं के अंदर घुसकर सांप को मारेगा और उन चिट्ठियों को वापस ले आएगा। ठीक है, तो इसी के आगे हम लोगों को पढ़ना है इस पेज पे। ये देखिए, ठीक है, ये पहला पैराग्राफ तक ये पेज आपके सामने खुला है ना, पेज 12। इसका पहला पैराग्राफ हम लोग ने कर लिया था, आज दूसरे से करते हैं। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यद्यपि वह शब्दों से न कहता था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, इस तरह 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि अपनी अपनी धोती उतारी, है ना, जो सिर पे बांधी थी, एक एक धोती वो उतारी, और एक जिसमें चने बंधे हुए थे। इस तरह से 5 धोतियों को बांध कर उन्होंने एक लंबा जो है रस्सी जैसी बनाई, और कुछ रस्सी के टुकड़े भी थे, तो उसको मिलाकर उन्होंने कितना लंबा रस्सी बना ली जो कुएं के नीचे तक जा सके। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खांच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, कि चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। ठीक है, दूसरे सिरे को उन्होंने जो है डेंग पर बांध दिया, है ना, और उसको बांध के इतने के साथ साथ गोल चक्कर दे के उसकी तो गांठ बांध दी, और साथ में एक भाई को पकड़ा दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया, है ना, क्योंकि वो मान लो कहीं उसके हाथ से छूट नहीं जाए, वो छोटा है। और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं नीचे कुएं में पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मैंने अपने भाई को भी यही विश्वास दिलाया। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। तो लेखक जो कि पहले भी बहुत सारे सांपों को मार चुके थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था, है ना। सांप ऐसे देखते ना, गोल से कुंडली मार के ऐसे खड़ा हो जाता ना, उस तरह से एक हाथ ऊंचा ऐसे बैठा हुआ था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, है ना। अगर आप लोग ने सांपों को देखा हो उन्हें बैठे, तो पूंछ के हिस्से में तो कुंडली सी मार लेते, गोल कर लेते, और सीधा मुंह जो होता है ना वो ऐसे खड़ा कर लेते। तो उस तरह से वो बैठा हुआ था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। ठीक है ना, तो नीचे जो डंडा बंधा था, तो जब वो उसको रस्सी जो थी धोती से बांध के जो बनाया था, उसे धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, और नीचे की साइड में डंडा बंधा था, तो
उतरने की जो गति थी उससे वो इधर उधर हिल रहा था, है ना। तो नीचे डंडा बंधा था जो मेरे उतरने की गति से इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। ठीक है, घातक चोट मतलब घात करने वाला, बिल्कुल पोजीशन लेके चोट पहुंचाने के लिए। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। तो उन्होंने कहा कि जैसे सपेरा बीन बजाता है सांप के सामने और सांप फिर क्रोधित होकर अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और उसकी बीन पर फुंकारे मारता है, बिल्कुल उसी तरह से सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मतलब प्रतिद्वंदी यानी उसका, इस समय तो मैं विपक्षी यानी कि उसका शत्रु था। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। ठीक है ना, धोती जो है कुएं की जो डेंग होती है ना उसमें बंधी थी, तो एकदम से बीचों बीच जा रही थी, तो इस तरह से उन्हें भी बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट, गज नहीं, की दूरी पर पैर रखना। उन्होंने मतलब अगर वो बीचों बीच उतरते तो वो सांप से उनकी जो डिस्टेंस होता, जो दूरी होती, केवल 1.5-2 फुट की ही रह जाती और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता और इतनी पास अगर आप सांप के उतरते तो वो तुरंत ही चोट करता उनके पैर पर। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि देखो ध्यान रखना कि जो कच्चा कुआं होता है ना उसका व्यास यानी कि उसका जो गोल घेरा होता है ना वो बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से भी अधिक होता ही नहीं, नीचे तो बिल्कुल 1.5 गज होता है बस। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। अब उन्होंने कहा कि ऐसी दशा में क्या होता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सांप से दूरी रखता तो 4 फुट की दूरी रह सकती थी, और वो दूरी भी तब रहती जब सांप मुझसे खुद ही दूर रहने का प्रयत्न करता। पर मुझे तो उतरना था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा जो साधन था यानी कि जो डंडा था वो तो बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था और अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। तो उन्होंने कहा अब तक तो मतलब मेरी हिम्मत पूरी थी, कोशिश ये नहीं थी, मैं भागना नहीं चाह रहा था, अभी तक पीठ दिखा के भागने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? तो धीरे धीरे उतरने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे उतरना ही है। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। एकाग्र चित्तता मतलब बिल्कुल स्थिर ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ, है ना, बिल्कुल। मुझे एक सूझी मतलब उन्हें एक तरीका, एक उपाय सुझाई दिया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी मिट्टी उधर से गिराई, तो सांप मिट्टी की जैसी मिट्टी गिरी तो सांप ने अपना मुंह उस तरफ करके फू मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं, है ना, मतलब अपनी टांगों को उन्होंने ऊंचा उठा लिया। तो ऐसे पीछे की तरफ टांगे कर लो ना तो समकोण जैसा बन जाता है, तो वैसा हो गया। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तो इन्हें इससे थोड़ा सा ये अंदाज़ पड़ गया कि सांप से कितनी दूरी रहेगी और मैं किस तरह से उतरूँगा। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा सा झूल कर फिर अपने पैर कुएं के बगल से सटा दिए और कुछ धक्के के साथ फिर ज़मीन पर खड़ा हो गया। कुएं का जो धरातल था ना, वहाँ की जो ज़मीन थी उस पर मैं खड़ा हो गया और जहाँ पर मैं अपने प्रतिद्वंदी यानी कि उस सांप से लगभग 1.5 गज की दूरी पर था।
आँखें चार हुईं, शायद एक दूसरे को पहचाना, है ना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, है ना। चक्षुश्रवा यानी आँख से सुनने वाला कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। तो कह रहे हैं कि उस समय तो मैं इतना कंसंट्रेट कर रहा था, मेरा ध्यान पूरी तरीके से इतना एकाग्र हो गया था कि मैं स्वयं ही मानो अपनी आँखों से उसकी एक एक जो है कार्य, मतलब एक एक उसकी जो सोच थी, वो क्या करेगा, सब सुन रहा था, समझ रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी इंद्रियां मेरी आँख में केंद्रित हो गई हैं और पूरा मेरा आँख से आँख मिलाकर मैं उसको देख रहा था। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। तो उनका पूरा ध्यान सांप के फन की ओर था, ध्यान से कि वो किस तरह से आक्रमण करेगा। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वो मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम उसको देखे जा रहा था और वो भी आक्रमण की प्रतीक्षा में था। लेकिन मैं जिस विचार से गया था कि मैं यूँ ऐसे कुएं में मार दूंगा उसे डंडे से, वो वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि वो तो आकाश कुसुम था, यानी आकाश पर से फूल को तोड़ लाने जितना मुश्किल काम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। यानी मनुष्य तो अपनी योजनाएं बनाता है, अनुमान लगाता है, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं, सही नहीं होती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं सांप के आमने सामने हुआ, तब मुझे पता लगा कि मैंने जो योजना बनाई थी वो तो बिल्कुल असंभव है। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था, वहाँ तो इतनी जगह ही नहीं थी कि मैं डंडा कैसे चलाऊंगा। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिससे वे घुमाए जा सकें। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। अगर सांप को वो डंडे से दबाते तो ये भी बहुत ही रिस्की, खतरनाक काम था, है ना। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वो पलटकर ज़रूर काटता, ठीक है। यानी अगर सांप का आप दबा रहे हो और उसका फन नहीं दबा तो वो ज़रूर काट लेगा। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दोनों चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ही अपने अपने पैतरों पर, यानी अपनी अपनी मुद्रा, अपनी स्थिति पर डटे थे, हमें अपना अपना काम करना था। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो यदि मैं बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। तो उन्होंने सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे पकड़कर कुचल देता तो लेकिन फिर भी वो अपना विष मेरे अंदर डाल देता और फिर उसके साथ साथ मैं भी मर जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ सकूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे, है ना। उन्होंने सोचा या तो मैं उसको मार दूं या बिल्कुल भी छेड़खानी ना करूं और डंडे से धीरे से चिट्ठियों को ही सरका लूं। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, तो उन्हें समझ में आ गया कि उसका मारना तो मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यहाँ डंडा चलाने की जगह ही नहीं है। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। तो ठीक, चलो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक एक्सप्लेनेशन करेंगे। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास ये वीडियोस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।